नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर शुरू किया था 35वां चैप्टर आनुवंशिकी जेनेटिक्स मेंडल के बारे में। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए, आनुवंशिकी है क्या इसके बारे में बताया था, प्रमुख शब्दावली बताई थी। संकरण के बारे में आज संकरण के बारे में पढ़ेंगे और मेंडलवाद के बारे में बता दिया था। मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कौन थे, आनुवंशिकी के जनक कौन है और वंशागति के नियम के बारे में आज पढ़ेंगे और मानव में लिंग निर्धारण इनके बारे में आज बताएंगे। तो पहले तो आनुवंशिकी है क्या, ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक सजीवों में होने वाले आनुवंशिक लक्षण तथा उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी के जनक कौन है, पूरा नाम बता देंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जन्म 22 जुलाई 1822, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया के। सबसे पहले जीन, आनुवंशिक लक्षण जीनों के द्वारा संचरित होते हैं, तो जीन के बारे में भी इसी मेंडल ने ही बताया था जीन के बारे में, लेकिन नाम दिया था कारक, और कारक को आगे चलकर जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन कहा। तो जीनों के बारे में इन्होंने बताया कि जीनों के द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, अर्थात ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक जीवों से उनकी संततियों में संचरित होते हैं, उसे वंशागति कहते हैं। इस आधार पर वंशागति के नियम भी दिए थे मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम या वंशागति के नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे। फिर मेंडल ने आनुवंशिकता पर संकरण प्रयोग करते हुए बताया था कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, इन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। फिर मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता सन 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिक, एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज और एक थे जर्मनी के कोर्ल कोरेंस और तीसरा ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेग। ये 3 वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी के कोर्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेग, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद के नियमों की पुनर्खोज की, इसलिए इन्हें पुनर्खोजकर्ता कहा जाता। कब? सन 1900 में। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ताओं के नाम लिखिए, तब ये नाम लिखने हैं ह्यूगो डी ब्रीज, कोर्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमेग। फिर आनुवंशिकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता के मेंडल ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे। 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो वंशागति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन से? पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, तीसरा है
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनको पढ़ने से पहले संकरण के बारे में जानते हैं अपन। संकरण के बारे में, संकरण क्या है कि दो विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है अर्थात निषेचन करवाया जाता है, तब उनसे प्राप्त संतति को तो क्या कहते हैं, संकर, और क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, फिर एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ऐसी आगे त्रिसंकर संकरण, चतुर्संकरण, बहुसंकरण। मेंडल ने बहुसंकरण पर बताया, लेकिन आपके सिलेबस में एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि मेंडल के कौन से नियम या प्रभाविता का नियम किस संकरण पर आधारित है, तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण में क्या होता है, केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे पौधा लंबा है तो केवल लंबे पौधे का ही संकरण कराकर उनका क्रॉस करवाया जाता है, और द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तब बहुसंकरण, चार लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो चतुर्संकरण। तो केवल आपके सिलेबस में एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। हाँ, अब पढ़ रहे हैं अपन प्रभाविता का नियम। यानी कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि मेंडल के प्रथम नियम का नाम लिखिए, तो प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम में क्या है कि ऐसे दो विपर्यासी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। जैसे दोनों समयुग्मजी हैं, समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी हैं, ये बौनेपन को दर्शा रहा है, बौनेपन का संकेत, और ये लंबेपन, लंबे पौधे। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, तो उनसे प्राप्त संतति सभी लंबी प्राप्त होती है, सभी संतति लंबी प्राप्त होती है। लंबे यानी ये विषम युग्मजी हैं, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मजी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें क्या संकरण में क्या करवाया, क्या लंबे पौधे और बौने पौधे का आपस में क्रॉस करवाया, जिससे सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, अर्थात पादप का लंबापन का जो लक्षण है वो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। और अप्रभावी लक्षण है बौनापन, अप्रभावी लक्षण है वो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इस आधार पर इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कई बार अंतर भी पूछ लेते हैं, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण में अंतर बताइए। तो दो जनक जीवों के मध्य क्रॉस करवाने पर जो ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण, जो प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण। जैसे दो पुष्प हैं, एक सफेद है एक बैंगनी पुष्प है, तो बैंगनी पुष्प का कलर है वो सफेद पर प्रभावी है, केवल सभी पुष्प बैंगनी कलर के प्रकट होते हैं, तो बैंगनी रंग है वो प्रभावी लक्षण है। और इनका अनुपात क्या आएगा, इनका अनुपात जीनोटाइप तो 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये प्रभाविता का नियम, अर्थात पहली पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब दूसरा नियम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, एक और नाम है इसका विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी, जैसे यह भी क्रॉस करवाया, ये भी समयुग्मजी
प्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी, इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया। तब इनसे प्राप्त जो संततियाँ थी, इनसे प्राप्त जो संततियाँ थी, ये संततियाँ, इनसे प्राप्त जो संतति थी F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है, पहली पीढ़ी। अब इनका आपस में आगे स्वनिषेचन कराएं तो उनसे प्राप्त जो संतति होती है वो F2 पीढ़ी होती है ना। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त समस्त संतति यानी सभी संततियों के विषम युग्मजी संतति, विषम युग्मजी होती है, ये विषम युग्मजी है, सभी जो संततियाँ विषम युग्मजी प्राप्त होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होती हैं। अर्थात सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं जिनमें प्रभावी व अप्रभावी जीन सम्मिलित रहते हैं और साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, तथा युग्मक जनन के समय, युग्मक जनन के समय इनके युग्मक जनन के समय ये अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं। यानी वापस इनके युग्मक बनाए, टी टी ऐसे टी टी युग्मक बनाए। तो युग्मक बनाते समय ये वापस इनके प्रत्येक लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, ये एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये भी किस नियम पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण के प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित है। पहला नियम भी प्रभाविता का नियम था, वो भी एक संकर संकरण पर आधारित है। अब तीसरा नियम है वो, अब तीसरे नियम से पहले इस नियम से संबंधित 2-3 बातें हैं, वो भी ध्यान में रखें। एक है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसका अर्थ क्या है कि F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी की संततियां हैं। F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी का क्रॉस इसी के जनकों से, यानी भले प्रभावी जनकों या अप्रभावी जनकों, प्रभावी जनकों या अप्रभावी जनकों, इसी के जनकों से क्रॉस करवाते हैं। जैसे इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हो गए संतति, और इसका किसी या तो प्रभावी जनक से करा दो या अप्रभावी जनक से क्रॉस करवा देते हैं, तब उनसे प्राप्त संकरण है वो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। फिर है बाह्य संकरण। बाह्य संकरण का अर्थ क्या है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का क्रॉस केवल प्रभावी जनकों के साथ ही, उनके केवल प्रभावी जनकों के साथ ही क्रॉस करवाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बाह्य संकर संकरण कहते हैं या बाह्य संकरण कहते हैं। तीसरा टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस या बेक से टेस्ट क्रॉस कहते हैं या परीक्षण संकरण भी कहते हैं। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण में क्या होता है कि इस F1 पीढ़ी, इस F1 पीढ़ी का क्रॉस अर्थात निषेचन उसी के जनक, कौन से जनक? अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनकों के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तीनों बात समझ में आ गई। संकर पूर्व संकरण में तो संततियों, इन F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी जनकों के साथ क्रॉस करवाते हैं, वो तो संकर पूर्वज संकरण। फिर बाह्य संकरण में केवल F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का क्रॉस केवल प्रभावी जनकों के साथ ही कराते हैं। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, या परीक्षण संकरण में क्या होता है कि ये संतति है F1 पीढ़ी की संतति, इसका क्रॉस केवल अप्रभावी जनकों के साथ ही कराया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन मेंडल का तीसरा नियम, वंशागति का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये किस संकरण पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसके अंतर्गत या इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले, यानी अलग अलग लक्षणों वाले, विपरीत लक्षणों वाले, जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस अर्थात संकरण करवाया जाता है, तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति
स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, अर्थात दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। जैसे अपन मानते हैं कि एक आर आर वाई वाई है, यानी ये गोल और पीले बीज है, ये है ना, गोल पीले बीज शुद्ध है, शुद्ध, और ये हरे जुरीदार यानी पिचके हुए जुरीदार हरे बीज है। जैसे ये भी शुद्ध प्रकार के। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना हमने, एक तो शुद्ध पीले बीज गोल पीले और एक जुरीदार हरे, यानी ये बीज ऐसे जुरीदार वाले, ये एकदम गोल हैं, इनका क्रॉस करवाया जाता है। तो पहली पीढ़ी में जो संकरण से प्राप्त संतति है उनके युग्मक हमें ऐसे प्राप्त होते हैं, आर वाई ऐसे प्राप्त होते हैं, या आर वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्राप्त होते हैं इनसे। फिर आपस में अब इनसे चार युग्मक आर वाई आर वाई इनसे चार युग्मक, एक तो आर वाई और एक स्मॉल वाई, इन युग्मकों का आपस में फिर संयुग्मन करवाया जाता है, अर्थात स्वनिषेचन करवाया जाता है। तब एक चेकरबोर्ड प्राप्त होता है, एक शतरंज पट जैसी संरचना प्राप्त होती है। उसमें उनका अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात हमें क्या प्राप्त होता है, 9:3:3:1 प्राप्त होता है, अर्थात फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप अनुपात यानी इधर के अपन नर युग्मक हैं उनको चुनते हैं, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये तो होते नर युग्मक चुन लिए। इधर मादा युग्मक नीचे सेम यही, आपको यही चार युग्मक याद रखने, इन्हीं युग्मकों को इधर लिखना क्रम से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, पर अब इनका संकलन कराते हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं। तो इनका क्रॉस करवाएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनका क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, इनका क्रॉस करवाते हैं, इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही इनका आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी इस पहले युग्म का क्रॉस इन चारों के साथ इससे क्रॉस करवाया तो ये आगे, इसे क्रॉस करवाया तो ये, इसे क्रॉस करवाया तो ये, इसे क्रॉस करवाया तो ये, ऐसे इन चारों युग्मकों का क्रॉस इन चारों युग्मकों से कराने आपको। अब ये दूसरा वाला लिया, इससे क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहले कैपिटल लिखना आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
फिर लास्ट वाला, इस लास्ट वाले से भी ऐसे ही क्रॉस करवाना, पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे क्रॉस करवाना। इसका इसके साथ क्रॉस करवाए तो कैपिटल आर, पहले कैपिटल वाला लिखना फिर स्मॉल वाला लिखना, कैपिटल आर फिर ये आर आ गया स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से एक पट्टिका प्राप्त होती है, बोर्ड प्राप्त होता है जिसे शतरंज पट भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि द्विसंकर संग्रहण को चेकर बोर्ड यानी चेकर बोर्ड या शतरंज पट यानी इसकी संरचना ऐसे देखने में लगती है कि शतरंज जैसी है, इस कारण शतरंज पट के नाम से प्रश्न पूछते हैं कि द्विसंग्रहण में यानी दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो उनसे प्राप्त संततियों कैसी प्राप्त होती है, उनका अनुपात कैसे प्राप्त होता है। तो ये फिनोटाइप लक्षण प्ररूप अनुपात हमें प्राप्त होता है 9:3:3:1। 9 पौधे देखो से गोल पीले, 9 पौधे हैं गोल पीले, ये जूरीदार पीले, फिर ये गोल हरे और ये हैं जूरीदार हरे। तो 9:3:3:1 अर्थात 9 पौधे गोल पीले शुद्ध प्राप्त होते हैं और 3 पौधे जूरीदार पीले प्राप्त होते हैं बीज वाले और 3 पौधे गोल हरे बीज वाले और एक शुद्ध जूरीदार हरे बीज वाला पौधा प्राप्त होता है। इस प्रकार ये लक्षण प्ररूप अनुपात आ गया द्विसंकर संग्रहण का ये है ना। अब ये तो F1PD थी, इसके बाद में ये F2PD का है। ये जो आप करेंगे इनसे जो संतति प्राप्त है वो F2PD है। तो कई बार प्रभाविता के नियम में भी पूछ लेते हैं कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो F1PD में प्रकट होते हैं, अर्थात प्रभावी लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं। तो कई बार कारण पूछ लेते हैं कि ये अप्रभावी लक्षण है वो कब प्रकट होंगे, तो ये अगली पीढ़ी में F2PD में प्रकट होते हैं, F2PD में प्रकट होंगे। जैसे इसमें कोई लक्षण इसमें प्रभावी था वो इसमें प्रकट नहीं हुआ, लेकिन F2PD में ये स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं, सभी स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं। इसी कारण इसे वो स्वतंत्र अप्यून का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसका जीन प्ररूप अनुपात पहले भी बताया था मैंने। जीनोटाइप याद रखने के लिए गिनती याद रखे 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1 फिर सभी के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दें, याद रह जाएगा। क्या द्विसंकर संग्रहण का जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात बताइए। जीनोटाइप लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप नहीं देकर जीनोटाइप फिनोटाइप पूछे तो इसे तो कहते हैं फिनोटाइप प्राप्त होता है हमें 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1। इसे याद रखने के लिए काउंटिंग याद रखें 12 24 12 12 1। इस प्रकार द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, इसी कारण इसे स्वतंत्र अप्यून का नियम कहते हैं। और ये मेंडल का अंतिम नियम तीसरा नियम है। ये किस संकरण पर आधारित है? द्विसंकरण पर आधारित है। कई बार पूछते हैं कि पहला और दूसरा नियम किस पर है? एक संकर संकरण पर आधारित है। केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसमें केवल एक जोड़ी लक्षण चुनते हैं, जबकि इसमें दो लक्षण जोड़ी वाले जनकों को क्रॉस करवाते हैं, उनसे प्राप्त संतति का फिर ये अनुपात भी पूछा जा सकता है, जीनोटाइप फिनोटाइप ये चेकरबोर्ड पूछा जा सकता है ना।
तो इस प्रकार 3 नियम है: प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या पृथक्करण का नियम, या विसंयोजन का नियम। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनमें पहला और दूसरा नियम एकल संकरण पर आधारित है, एकल संकरण पर आधारित है, जबकि तीसरा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव में, छोटा सा एक टॉपिक और है, मानव में लिंग निर्धारण, यानी मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण। हम सब जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। उनमें या जोड़ी का पूछे, संख्या पूछे तो 46 गुणसूत्र, जोड़ी पूछे तो कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़े तो कॉमन होते हैं, 44 X 44 X Y, यानी स्त्रियों के अंदर मादा में 22 जोड़े तो सेम ही होते हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र। ठीक है, और एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ये पूरे शरीर की संरचना, बनावट, मरम्मत का कार्य करते हैं, जबकि ये लिंग का निर्धारण करते हैं, पुत्र या पुत्री का। एक जोड़ा यानी 2 गुणसूत्र, और मादा में होते हैं X लिंग गुणसूत्र, और नर में होते हैं X और Y गुणसूत्र, जबकि 22 जोड़े हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं, समान होते हैं। अब ये जैसे मादा का है 44 X, और ये नर का है। ठीक है, इनका पृथक्करण किया, दो प्रकार के अंडाणु, इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु में ये गुणसूत्र X होता है और Y भी होता है। तो अब निषेचन किससे हो? X से हो कि Y से हो, तब पुत्र या पुत्री होने की संभावना रहती है। यदि X इनका क्रॉस करवाएं, इनका निषेचन हो, इन युग्म को, इन गुणसूत्रों का आपस में निषेचन हो, तब 44 XX ये प्राप्त होता है। यदि इसका क्रॉस आपस में हो या निषेचन हो तो 44 XY, इसका इससे संयोग, यदि संयोग से इन गुणसूत्रों का, इन अंडाणु और इन शुक्राणु का आपस में निषेचन हो, तब 44 XX, इसका निषेचन हो तो 44 XY। जिनमें XY है और XY है वो पुत्र, ये पुत्री, XX वाली पुत्री, ये पुत्र, ये पुत्री, अर्थात ये 25%, ये 25, ये 25%, 25%, कुल मिलाकर यानी 50% पुत्र, 50% पुत्री होने की संभावना रहती है। जबकि मुख्य रूप से उत्तरदायी, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन है? नर हैं। लेकिन समाज में अंधविश्वास, अशिक्षा के कारण मादा को, स्त्रियों को दोष दिया जाता है। जबकि पुत्र का गुणसूत्र है वो वाई गुणसूत्र केवल नर में ही पाया जाता है, जबकि बाकी सेम ही है। इनमें दोनों ही लिंग गुणसूत्र हैं वो X है, इसमें एक X है, लेकिन पुत्र वाला गुणसूत्र केवल वाई इसी में है केवल। तो मुख्य रूप से उत्तरदायी यही है। तो इस प्रकार 50% पुत्र होने की संभावना, 50% पुत्री होने की संभावना, ये क्रॉस बनाकर फिर नीचे लिखना है कि मानव में कुल गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 लिंग गुणसूत्र यानी कायिक गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। नर में जो 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक X एक Y होता है, और दूसरे मादा में
मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ही एक्स प्रकार के होते हैं। इन दोनों का आपस में निषेचन, इन गुणसूत्रों का निषेचन से प्राप्त संततियां वो 50% होने की संभावना रहती है। इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मानव में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए या आरेख द्वारा समझाइए, है ना। तो ये आरेख बनाकर फिर 3-4 लाइनों में इसकी व्याख्या भी करनी है कि कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, काय गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, नर में कौन से गुणसूत्र होते हैं, मादा में कौन से गुणसूत्र होते हैं, है ना।